हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर से एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं नीट के बारे में। और ये कॉन्सेप्ट क्या होगा? दिस कॉन्सेप्ट विल बी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, अ कॉन्सेप्ट दैट इज वेरी मोस्ट डिमांडेड कॉन्सेप्ट, जो नीट में बार बार आता है एंड हमें काफी डिफिकल्ट भी जाता है इसको समझना। स्पेसिफिकली कॉन्सेप्ट तो हम समझ जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के टर्मिनोलॉजीज नहीं समझ पाते हैं इस कॉन्सेप्ट का। तो आज हम उसी के बारे में डिटेल में देखेंगे, अलोंग विद एनसीईआरटी हम देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एग्जैक्टली होता क्या है, पहले अगर हमें ये देखना होगा। तो ये हाइपोथेसिस हमें सबसे पहले दिया गया था बाय अ साइंटिस्ट। दिस वाज गिवन बाय a scientist whose name was Dr. Peter Mitchell। ठीक है, जिन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया था। क्यों? पहली बात कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये हाइपोथेसिस हमें चाहिए। तो पीटर मिचेल बेसिकली ये जानना चाहते थे कि एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट रिएक्शन में एटीपी बनता कैसे है। ठीक है, उन्हें हल्का हल्का आइडिया था कि एटीपी कैसे बनता है, लेकिन उनको डिटेल में जानना था कि एग्जैक्टली कैसा होता है। बेसिक फ्लो तो ऑलरेडी हम डिस्कवर कर चुके थे, लेकिन डिटेल्स देखने थे कि एग्जैक्टली कैसा होता है। सो फॉर डिटेल्स व्हाट डू दे डू इज, कैसे होता है ये हमको देखना है डिटेल्स में। तो वेरी फर्स्टली लेट्स से ये हो गया हमारा एक पर्टिकुलर समथिंग कॉल्ड एज थाइलाकॉइड्स। ठीक है, और ये हो गए थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन। अब इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में यू विल हैव सम स्ट्रक्चर लाइक दिस। अब ये स्ट्रक्चर क्या हो गया बेटा? दिस स्ट्रक्चर is nothing but the structure becomes your PS2, which is also referred to as P60। ठीक है, एक और ऐसा ही स्ट्रक्चर हमको ऑपोजिट तरफ देखने मिल जाएगा, यानी कि इस तरफ हमें देखने मिल जाएगा। ये आ गया हमारे लिए एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर। ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? दिस स्ट्रक्चर एज वी सेड, दिस विल बी PS1 which is P700। ओके चलो ठीक है, दिस इज P700 एंड दिस विल बी P680। ऑलराइट, अब इसके अलावा हमारे पास एक और स्ट्रक्चर होता है बेटा, जो इस तरफ सेंटर में हमें दिखा जाता है या हमें मिलता है, जो मेम्ब्रेन पर ही होगा। इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा, द स्ट्रक्चर विल बी आइडेंटिफाइड एज साइटोक्रोम B6F। This will be your cytochrome B6F, which is located over here। Alright, अब एग्जैक्टली सीन क्या होता है? ठीक है, तो थोड़ा और जूम कर लेंगे हम समझने के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर सीन होता क्या है। तो सीन क्या होता है बेटा? जब कभी भी सनलाइट आता है, जब कभी भी सनलाइट आएगा, तो उस सनलाइट के कारण यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, हम थोड़ा और पतला कर देंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकले हैं वो एक्सेप्ट किया जाएगा बाय अ पर्टिकुलर केमिकल विच इज कोएंजाइम Q, दैट इज यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन सबसे पहले इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये होता है इसका प्राइमरी एक्सेप्टर, जो जनरली थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के स्ट्रोमा साइट पे होता है, ऐसा कहा गया है, विच इज बाहर की तरफ हो गया बेटा। ये उसका इलेक्ट्रॉन देता है, सॉरी, ये इसका इलेक्ट्रॉन देता है दूसरे केमिकल को, विच इज नथिंग बट प्लास्टोक्विनोन, PQ जिसे हम कहते हैं। ये हो गया हमारे लिए प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन भी स्ट्रोमा के तरफ होगा, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के स्ट्रोमा की तरफ दिखाई देता है। ठीक है, अब ये कोएंजाइम Q जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है प्लास्टोक्विनोन को, ये प्लास्टोक्विनोन खुद एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, इट इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। यानी कि
उसे प्रोटॉन ज्यादा पसंद है, उसे इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं है। अब जब उसे प्रोटॉन ज्यादा पसंद है और इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं है, तो ऑब्वियसली वो प्रोटॉन को ही अपने तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा। बट क्योंकि उसको काम दिया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का, तो वो इलेक्ट्रॉन एक बार ही ले लेता है और उन इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करने वाला होता है साइटोक्रोम B6F को। लेकिन इस डोनेशन के दौरान वो क्या करता है, वो एक और काम कर रहा है, विच इज बाहर से हाइड्रोजन आयंस को ले रहा है। यानी उसने क्या किया बेटा, बाहर से, चल भाई, उसने क्या किया बेटा, बाहर से हाइड्रोजन भी लिया और इसके तरफ से इलेक्ट्रॉन्स भी ले लिए उसने, दोनों काम कर लिया। और दोनों हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया साइटोक्रोम B6F को। समझ पा रहे हम बेटा, उन्होंने डोनेट कर दिया B6F को। अब जब वो B6F को ये डोनेट किए हो, तो B6F बोलते कि हाइड्रोजन मेरे किस काम का, मुझे हाइड्रोजन नहीं पसंद, तो वो हाइड्रोजन को दे देता है अंदर की तरफ, विच इज नथिंग बट द ल्यूमेन साइड। दिस इज नथिंग बट lumen side of thylakoid, whereas this becomes the stroma side of thylakoid. All right, so this is lumen and this is stroma of thylakoid. अब क्या हो रहा है बेटा जी, कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है, these electrons from cytochrome B6F will be transported to plastocyanin, और प्लास्टोसाइनिन इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है PS1 को, विच इज P700 को। P700 इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है FRS के पास, FRS डोनेट करेगा फेरोडॉक्सिन को, और फेरोडॉक्सिन इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ भेज देता है टू सम केमिकल, टू व्हाट वी कॉल इट एज NAD। ये दे देगा NADP के पास, तो वो बन जाएगा NADP प्लस। ठीक है, अच्छा ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा इस तरफ कर दे, तो ये हो जाएगा NADP प्लस। यहां तक क्लियर है बेटा? फिर से एक बार रिपीट करेंगे हम, क्या हो गया यहाँ पे, जब लाइट इन पर गिर रही है, ये हमने गिरा दी सनलाइट, नॉट श्योर अगर सनलाइट दिख रहा है, कंसिडर दिस एज सनलाइट विच इज फॉलिंग ऑन दिस, यू हैव सनलाइट दैट इज फॉलिंग ऑन दिस एज वेल, कलर इज नॉट विजिबल, चलो ग्रीन कलर ले लिया मैं, लेट्स से सनलाइट, हमारी ग्रीन कलर वाली सनलाइट जो है वो इस पे गिर रही है, नॉट लेजिटली ग्रीन कलर है बाबा, सनलाइट जो है वो इन पे गिर गई, तो दोनों एक साथ एक्टिवेट हो गए, ये भी एक्टिवेट हो गया, ये भी एक्टिवेट होगा, दोनों के क्लोरोफिल ए जो है वो एक्टिवेट हो गए, दोनों के क्लोरोफिल ए जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने लगे। अब जब ये क्लोरोफिल ए को रिलीज कर रहे हैं, जब ये क्लोरोफिल ए इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं, तब P680 उसका इलेक्ट्रॉन सबसे पहले देगा कोएंजाइम Q को, जो होता है स्ट्रोमा साइट पे। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टू प्रोटॉन एक्सेप्टर। व्हाट इज प्रोटॉन एक्सेप्टर? प्लास्टोक्विनोन, PQ बेटा, वो प्रोटॉन एक्सेप्टर को दे देता है। अब प्रोटॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन लेके साइटोक्रोम B6F को दे रहा है, बट वो साथ ही साथ बाहर से यानी स्ट्रोमा से प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा या एक्सेप्ट करेगा। बाहर से यानी स्ट्रोमा से वो प्रोटॉन को खींच रहा है, वो मतलब प्लास्टोक्विनोन, जो भी किस तरफ मौजूद है, स्ट्रोमा साइड पे, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे ही है, लेकिन उसका सरफेस कौन सा है, स्ट्रोमा साइड वाला सरफेस है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन B6F को दे दिया जाएगा, B6F इलेक्ट्रॉन तो आगे प्लास्टोसाइनिन को दे देगा, लेकिन हाइड्रोजन जो है उसको वो ल्यूमेन में दबा देगा या ल्यूमेन में फेंक देगा। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन जो है वो आगे जाएगा टू P700, which is it will donate its electron to photosystem 1। वो जैसे ही उसका इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 को डोनेट करेगा, फोटोसिस्टम 1 जो है वो रेस्टिंग स्टेज पे आ जाएगा, मतलब इट विल कम टू ग्राउंड स्टेट। यानी कि फोटोसिस्टम 1 ने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था, दैट वाज टेकन अप बाय whom? सो दैट वाज टेकन अप बाय FRS। FRS से वो जाता है फेरोडॉक्सिन के पास, फेरोडॉक्सिन से जाएगा वो ल्यूमेन में, ल्यूमेन में किसकी तरफ या कहां पे जा रहा है, ल्यूमेन में वो जा रहा है NADP के पास। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? अब जब ये सारे कांड हो रहे हैं, जब ये सब रिएक्शंस हो रहे हैं, तब इनके साथ ही साथ एक और रिएक्शन हो रहा है बेटा, और ये रिएक्शन हो रहा है हमारे थाइलाकॉइड के ल्यूमेन के अंदर। थाइलाकॉइड के ल्यूमेन के अंदर जहां पे PS2 है, वहां पर यू विल हैव ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल।
Water molecule is broken down to give you two molecules of hydrogen ions, and along with two molecules of hydrogen ions you have oxygen which is released in atmosphere. तो हमारा एनसीईआरटी कहता है कि जब पानी का मॉलिक्यूल टूटता है वो हमेशा फोटोसिस्टम 2 के एसोसिएशन में टूटेगा. ऐसा क्यों वो कह रहा है? बिकॉज जब पानी का मॉलिक्यूल टूटता है, जब वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे PS2 के पास, उसके प्रोटॉन्स जो है वो अंदर जमा रहेंगे ल्यूमेन में, और जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है दैट ऑक्सीजन O2 हो गया, यानी हमें यहाँ पे बैलेंस करना होगा विच इज 2 ओवर हियर, सो यू विल हैव 4 हाइड्रोजन आयंस दैट विल बी रिलीज्ड. ये 4 हाइड्रोजन आयंस जो रिलीज हुए हैं दैट विल बी देयर इन द ल्यूमेन इटसेल्फ. एंड ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ है बेटा, वो ऑक्सीजन हो जाएगा डिफ्यूज, और डिफ्यूजन के द्वारा वो जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी हवा में चला जाएगा. सो दिस ऑक्सीजन will get diffused. This oxygen will get diffused. Alright? और हाइड्रोजन जो है वो अंदर फंस रहा है, हाइड्रोजन जो है वो अंदर जमा हो रहा है. अब जब हाइड्रोजन अंदर जमा होते जा रहा है, 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 एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां पे ये जो मेम्ब्रेन हमें दिखाई दे रहा है, इस मेम्ब्रेन पे एक्सट्रीम प्रेशर आ जाएगा. अब क्वेश्चन इसके सर क्यों एक्सट्रीम प्रेशर आ जाएगा इस मेम्ब्रेन पे? तो इस मेम्ब्रेन पे एक्सट्रीम प्रेशर आता है बेटा बिकॉज बाहर हाइड्रोजन नहीं है, स्ट्रोमा में देयर इज नो हाइड्रोजन, और सारा हाइड्रोजन अंदर की तरफ है. दिस विल जनरेट व्हाट वी कॉल इट एज chemiosmosis. This will generate something called as chemiosmosis. और ये जो chemiosmosis हुआ है बेटा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा. अब chemiosmosis क्या? पहली बात, ऑस्मोसिस यानी जब दो सिस्टम है, एक बाहर का सिस्टम है और एक अंदर का सिस्टम है, तो जब ये दो सिस्टम में कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होता है आयंस का, तो इस मेम्ब्रेन पे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ जाता है. इसे हम कहते हैं केमियोस्मोसिस, या इसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस बेसिकली. अब यहाँ पे ये ऑस्मोसिस पानी के इम्बैलेंस के वजह से नहीं, बट इलेक्ट्रॉन्स के, मतलब सॉरी प्रोटॉन्स के इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है. सो देयर इज अ ग्रेडियंट विच इज फॉर्म. यहाँ पर एक ग्रेडियंट फॉर्म हो गया जहां पे अंदर की तरफ हाइड्रोजन आयन ज्यादा, बाहर की तरफ कम. तो ये मेम्ब्रेन चाहेगा कि ये प्रेशर को रिलीज किया जाए, यानी हाइड्रोजन अंदर से बाहर आए. तो हाइड्रोजन बोलता है ठीक है मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन आप ही मुझे बाहर नहीं जाने दोगे. तो मेम्ब्रेन बोलता है सही बात है, अलाउड तो मुझे नहीं है, मुझे ये परमिशन तो नहीं दी गई है कि मैं आपको बाहर भेजूं. तो फिर क्या करें? तो इसके रेस्क्यू में, इसके बचाव में एक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है. इसी के अंदर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में एक स्ट्रक्चर यहां पर होता है बेटा, कुछ इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर होता है. हियर यू हैव अ स्ट्रक्चर, कुछ इस प्रकार से. ये स्ट्रक्चर क्या है? सो दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट दिस इज योर F0. Okay, so this is nothing but F0 and this is what you call it as F1. ठीक है, ये हो गया F0, ये हो गया F0, ये हो गया F1, एग्जैक्टली जैसा माइटोकॉन्ड्रिया में हम देखे थे. तो दिस इज नथिंग बट एटीपेज ओनली बेटा, सही सोच रहे हो, ये एटीपेज एंजाइम ही है. तो ये जो एटीपेज एंजाइम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है विच इज F0 एंड F1 पार्टिकल यहाँ पर इसके लगे हुए दिखाई दे रहे हैं अपने को. आई होप इट इज क्लियर नाउ. F0 F1 पार्टिकल हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे. ये जो F0 F1 पार्टिकल है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, हाइड्रोजन जो है वो मेरे थ्रू पास हो सकते हैं. तो हाइड्रोजन जो है वो यहां से पास होते जाएंगे, और एक हाइड्रोजन आएगा, दो हाइड्रोजन आएगा, तीन हाइड्रोजन आएगा, फोर्थ हाइड्रोजन जब आ जाता है यहाँ पे, तब उस समय पर इमीडिएटली यू विल हैव कन्वर्शन ऑफ 1 ADP into 1 ATP. Very, very, very important concept बेटा. 4 hydrogen ions will provide you with 1 ATP molecule. Remember this thing. ठीक है, क्या हुआ? फिर से क्विकली व्हाट डिड वी से कि यहां पर क्या हो रहा है, हमारे पास है F1 पार्टिकल एंड हमारे पास है F0 पार्टिकल, राइट.
अब सिनेरियो क्या हो रहा है ये हम बताते हैं। F1 एंड F0 पार्टिकल, अब यहां से एक हाइड्रोजन गया, दो गया, तीन गया, जब चौथा हाइड्रोजन अंदर जाता है, एज सुन एज फोर्थ हाइड्रोजन इंटर्स इनसाइड, जो F1 पार्टिकल है वो थोड़ा रोटेट हो जाता है, और जैसे ही वो रोटेट होता है, उस रोटेशन की वजह से एक एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट होगा, बिकॉज दैट रोटेशन विल हैव इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आर वी क्लियर? डिड वी अंडरस्टैंड? और जो हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज हुए हैं, ये सारे हाइड्रोजन जो हमको यहाँ पर रिलीज हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज होता हुआ दिख रहा है अपने को, ये सारे हाइड्रोजन जो है जाके बाइंड कर लेंगे NADP को, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADPH प्लस आयंस। दैट्स इट। दिस इज व्हाट यू मीन बाय केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। एक बार फिर से पूरा क्विक रिवीजन कर देता हूं मैं। हमारे पास है P680 एंड P700, सनलाइट के प्रेजेंस में दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं, उनके क्लोरोफिल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया गया है, दैट इज PS1 का इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किया है, दैट विल गो टू FRS, FRS से FD, FD से NADP के पास, और P680 का इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो जाएगा कोएंजाइम Q के पास, कोएंजाइम Q से जाएगा वो PQ के पास, दैट इज प्लास्टोक्विनोन के पास, दोनों ही स्ट्रोमा साइट पे लोकेटेड रहेगा। प्लास्टोक्विनोन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा साइटोक्रोम B6F को, लेकिन PQ जो है, प्लास्टोक्विनोन जो है वो एक प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, तो वो स्ट्रोमा से प्रोटॉन लेगा और कोएंजाइम Q से इलेक्ट्रॉन लेगा, और उस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो साइटोक्रोम B6F के पास। साइटोक्रोम B6F बोलेगा कि मुझे हाइड्रोजन का कुछ काम नहीं है, तो वो हाइड्रोजन को फेंक देगा ल्यूमेन में, और इलेक्ट्रॉन को दे देगा प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन दे देगा फोटोसिस्टम 1 को, तो फोटोसिस्टम 1 जो है वो वापस हो जाएगा ग्राउंड स्टेट में। इस प्रकार से एक साइड है, एक तरफ है जहां से हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ल्यूमेन के अंदर। दूसरी बात क्या हो जा रही है कि जब ये रिएक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का, उस समय पे ल्यूमेन के अंदर वाटर का ब्रेकडाउन भी हो रहा है, दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी हो रहा है, और जब ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है तब हमें 4 हाइड्रोजन आयंस और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल रहा है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो सेल से बाहर निकल जाता है, डिफ्यूज होकर हवा में चला जाएगा, और जो हाइड्रोजन आयंस है वो ल्यूमेन में ही फंस जाएंगे। इस कारणवश ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जबकि स्ट्रोमा में हाइड्रोजन ही नहीं है। ये डिफरेंस की वजह से इस मेम्ब्रेन पे प्रेशर आएगा, वो प्रेशर को रिलीज करने के लिए हाइड्रोजन जो एक एक करके बाहर निकलेंगे। कहां से बाहर निकलेंगे? इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से बाहर निकलेंगे। ये स्ट्रक्चर क्या है? एडीपेज एंजाइम कहेंगे इसको हम। तो एडीपेज एंजाइम के थ्रू ये बाहर निकल रहा है। 4 हाइड्रोजन जब बाहर निकलेंगे तब एक एटीपी मिलता है। कैसे? 4th हाइड्रोजन जब बाहर निकलता है तो F1 जो है वो रोटेट होगा, और उसके रोटेशन की वजह से एनर्जी रिलीज होता है, वो एनर्जी स्टोर किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। एंड दिस इज हाउ Peter Mitchell said कि proton gradient is necessary for ATP synthesis during chemiosmosis और during photosynthesis। समझे बेटा यहां तक? क्विकली फटाफट हम देखते हैं कि एनसीईआरटी का इसके बारे में क्या कहता है। ऑलराइट, तो ये रहा हमारा एनसीईआरटी, और क्या कह रहा है हमारा एनसीईआरटी। जनरली हमें प्रॉब्लम कहां होता है एनसीईआरटी में? ये 3 जो अपने को पॉइंट्स दिए गए हैं, उन 3 पॉइंट्स में अपने को प्रॉब्लम होता है, तो हम वही 3 पॉइंट्स फिलहाल डिस्कस करेंगे। क्विकली अंडरस्टैंडिंग की हमको क्या बता रहा है? सबसे पहले वो बता रहा है कि when you talk about chemiosmotic hypothesis, let us understand what causes proton gradient across the membrane. We need to consider again the process that takes place during the activation of electrons and their transport to determine the steps that cause proton gradient to develop। मतलब हम फिर से वो चीजें रिवाइज करेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या ऐसा चीज है जो इलेक्ट्रॉन को एक्टिवेट करता है और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाता है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार ट्रैवल हो रहे हैं जिस वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है। तो सबसे पहले वो बताता है कि देयर इज splitting of water that takes place on the inner side of the membrane, and the protons or hydrogen ions that are produced by splitting of water accumulate within the lumen of thylakoid। यानी कि ये क्या बता रहा है कि थाइलाकॉइड के अंदर वाटर का ब्रेकडाउन होता है, जिस वजह से हाइड्रोजन आयंस जो है वो ल्यूमेन में इंक्रीज हो रहे हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट में वो हमें क्या बता रहा है? सेकेंड पॉइंट में बताता है कि एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द फोटोसिस्टम्स, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड। चलो इसको हम थोड़ा और नैरो डाउन करके मैं समझाने का कोशिश करता हूं आपको। यहां पर वो क्या बता रहा है कि जब प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं
वो बता रहा है कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे और प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, तब उस प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट की जगह पे this happens because the primary acceptor of electron which is located towards the outer side of the membrane, primary acceptor of electron जब वो यहाँ पे बता रहा है तो ये बात कर रहा है about coenzyme Q जो अपने को डायग्राम में दिया नहीं है। आप साथ साथ में डायग्राम देखते रहो बेटा। वो बता रहा है कि जब प्राइमरी एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का जो मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ लोकेटेड होता है, इट विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स नॉट टू इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू अ हाइड्रोजन कैरियर। यानी इस वक्त वो मेंशनिंग दे रहा है अबाउट प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, वो बता रहा है कि सबसे पहले जब फोटो सिस्टम पे लाइट आता है और उस लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो एक्टिवेट होने के बाद सबसे पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, विच इज नथिंग बट व्हाट वी सेड इज कोएंजाइम Q। उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ना कि इलेक्ट्रॉन कैरियर को, बट वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू प्रोटॉन कैरियर, विच इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, विच इज बेसिकली अ प्रोटॉन कैरियर। Hence, this molecule removes proton from the stroma while transporting the electron। मतलब जब जब प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है या ट्रांसपोर्ट कर रहा है साइटोक्रोम B6F को, तब वो स्ट्रोमा से हाइड्रोजन को खींच के निकालता है और ल्यूमेन के अंदर फंसा देता है, ऐसा वो कह रहे हैं। When this molecule passes an electron to the electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released into the inner side or lumen side of the membrane। यानी जब प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F को ट्रांसपोर्ट करता है तो हाइड्रोजन जो है वो ल्यूमेन साइड में फेंक दिया जाता है। और कहा क्या कह रहे दूसरा चीज कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अब तक के दो जो थे वो आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन थे, ये वाला इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन कहा जा रहा है। ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है कि you have an enzyme NADP reductase enzyme which is located to the stroma side of the membrane along with the electrons that come from the electron acceptor, that is PS1. Protons are necessary for the reduction of NADP to NADP H+H+. These protons also removed from the stroma। यानी वो कह रहा है कि यहाँ पे बाहर के तरफ towards the stroma side हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं NADP reductase। अब सीन क्या हो रहा है कि जब हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो ऑब्वियसली स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, यही हाइड्रोजन आयन को एब्जॉर्ब करके NADP जो है वो रिड्यूस हो जाता है, बट NADP के पास हाइड्रोजन ऐड करवाने का काम हो जाएगा NADP रिडक्टेज एंजाइम का। ऑलराइट बेटा, सो दैट इज व्हाट इट इज एक्सप्लेनिंग इन दिस 3 लाइंस। ये 3 पॉइंट्स जो हमको दिए हैं वहां पे यही चीज एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन जो यहाँ पर हमको मेंशन किया गया है इज दैट कि जो हाइड्रोजन मूव हो रहा है एडिपेस एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 2 parts which is CF0 embedded in the thylakoid membrane which forms a transmembrane channel that is carried out by facilitated diffusion। यानी हाइड्रोजन ट्रांसफर जो है वो हो रहा है facilitated diffusion के द्वारा। ठीक है, and the outer membrane called as CF1 protrudes out outer side of the thylakoid membrane on the side that faces the stroma to break down the concentration gradient and you have ATP synthesis taking place। ये छोड़ो, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं और आप समझ चुके हो ये बात। हम आ रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो नीट में काफी इंपॉर्टेंट है और PYQ मतलब पहले भी पूछा जा चुका है, which is chemiosmosis requires what? So it requires a membrane, a proton pump, a proton gradient and ATP synthase enzyme। इसके अलावा एक और चीज हमको यहाँ पे कहा गया है कि एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू क्रिएट ग्रेडियंट और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स विद इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। तो यहां पर जो ये एनर्जी का बात कर रहा है इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट एटीपी, वो एटीपी का बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे एटीपी का इस्तेमाल नहीं होता, बट एनर्जी इन जनरल इट इज टॉकिंग अबाउट, नॉट अबाउट द एटीपी मॉलिक्यूल। ऑलराइट, ये चीजें हमको याद रखनी होगी बेटा। तो ये हो गया हमारा केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। आई होप आप समझ चुके हो कि हम क्या इसमें समझाना चाह रहे थे और ये क्या है। एक बारी फिर से ये वीडियो देख लेना, अगर कुछ नहीं समझे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो इस चीज को। थैंक यू।